हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया और आसान सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी। और जो चैप्टर का नाम है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और आई होप कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। साथ में ही हम थ्योरी के साथ कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो जो आपकी प्रैक्टिस है काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इससे प्रीवियस भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, काइनेमेटिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक करें हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला जो चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, या इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर में बेसिकली इलास्टिसिटी के ऊपर फोकस रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी इलास्टिसिटी क्या होता है। ओके, तो पहली चीज़ जो हमको समझनी है वो है इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स तो आप सभी को पता है क्या होता है। फोर्स यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो किसी पर पुश या फिर पुल का अफेक्ट लगाती है। ठीक है, या फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स आप सभी को पता है, लेकिन एक यहाँ पर खास टर्म यूज होता है जिसका नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो डीफॉर्मिंग फोर्स एक वर्ड से बना है जिसका नाम होता है डीफॉर्मेशन। क्लियर है? क्या होता है? डीफॉर्मेशन। ठीक है, तो डीफॉर्मेशन का मतलब आप सभी को पता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, डीफॉर्मेशन का मतलब होता है उसको खराब कर देना, उसकी शेप खराब कर देना। क्लियर है? तो डीफॉर्मेशन का मतलब बेसिकली क्या है? टू चेंज साइज और शेप और बोथ ऑफ अ बॉडी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। क्लियर है? डिफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है? टू चेंज साइज और शेप और बोथ ऑफ अ बॉडी। यानी कि या तो हम किसी बॉडी का शेप चेंज कर दें या फिर उसका साइज बदल दें फोर्स लगा के, या दोनों ही चीज बदल दें, यानी कि साइज भी बदल दें, शेप भी बदल दें। क्लियर हो गया? अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो आपका क्या होगा? द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म अ बॉडी, या द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज साइज और शेप और बोथ ऑफ अ बॉडी। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब बेसिकली ये है एक इस तरीके का फोर्स जो किस काम आता हो? किसी भी बॉडी की साइज या फिर उसकी शेप चेंज करने में। क्लियर है? मतलब ऐसा फोर्स जो किसी चीज को तो दबा दे, दबाकर उसका शेप चेंज कर दे। शेप चेंज होगा तो साइज भी चेंज होगा। मान लो मेरे पास क्या है कि स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, ये एक बॉल है। इस बॉल के ऊपर मैंने क्या करा, मान लो इसको मैंने हाथ से, ये मान लो फोम की जैसे एक बॉल आती है ना, लोग अपनी कार्स में आगे रखते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, इस पे एक स्माइली बना होता है इस तरीके का, आप सभी ने देखा होगा। ओके, तो इस तरीके की मान लो एक वो फोम वाली जो बॉल आती है वो है। अब उसको आप आसानी से हाथ से दबा सकते हो। तो मैंने क्या करा, हाथ से दबाया तो इसके क्या होगा, चारों तरफ से क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई होने के बाद बेसिकली क्या होगा, इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, मान लो इस तरीके से हो गया। क्लियर है? तो आपने देखा कि साइज में क्या हुआ, चेंज आया। तो जो आपने फोर्स अप्लाई करा इसके साइज में, और शेप तो चलो वैसे ही रहा। ठीक है, शेप भी चेंज हो सकता है। मान लो इधर से आपने कहीं से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये क्या पता ऐसा हो जाए। मान लो इधर से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये इस तरीके का बन गया। ठीक है, तो साइज या फिर शेप या फिर दोनों चीज़ें अगर कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पर लगाने पर चेंज कर रही है उसकी, तो उसे हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो आई होप आपको डिफॉर्मिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अ टाइप ऑफ फोर्स विच कैन बी यूज टू डिफॉर्म अ बॉडी, या विच कैन बी यूज टू चेंज द साइज और शेप और बोथ ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है? इलास्टिसिटी जब आप टर्म सुनते हो पहली बार तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है इलास्टिक टाइप का। मतलब इलास्टिक मतलब क्या, कि जो खिंच जाए आराम से। ठीक है, तो बेसिकली ये वो नहीं होता, बल्कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इलास्टिसिटी से दिमाग में आपके सीधे क्या आ जाता है, रबर बैंड का एग्जाम्पल आ जाता है कि रबर बैंड को खींचा तो वो ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, और मतलब रबर एक दिमाग में आता है इलास्टिसिटी सुन के। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है जैसे हमने अभी वो फोम वाली जो बॉल थी, ठीक है,
उस पर जब मैंने ये इस तरीके का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है, चारों तरफ से मैंने क्या करा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसके बाद वो किस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। इसका साइज छोटा हो गया, इसका जो डायमीटर था वो छोटा हो गया। क्लियर है? तो अगर मैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देता हूँ, मैंने क्या करा, मैंने इसको पहले बॉल को हाथ से दबा रखा था, तब इसकी शेप ऐसी हो गई, छोटी हो गई। अब मैंने क्या करा, अपने हाथ ऐसे दोबारा हटा दिए और बॉल को छोड़ दिया फ्रीली। तो अगर वो बॉल वापस इस तरीके की बन जाती है, अगर ये बॉल जो कंप्रेस हो चुकी है, जिसका साइज छोटा हो गया है, अगर वो बॉल बाहर वाला जो मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसको हटाने के बाद अगर ये बॉल वैसे ही शेप में आ गई, तो ये क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये प्रॉपर्टी, इसे हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है? तो इलास्टिसिटी बेसिकली है क्या, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं, टेंडेंसी of a body to regain its original shape after removal of deforming force। ठीक है? तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आ गया है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर मैंने किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स जो उस बॉडी की साइज या शेप को चेंज करने में हेल्प करे, ठीक है, तो अगर वो फोर्स लगाने के बाद जब मैंने हटा दिया और वो बॉडी जो है वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाए, तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। क्लियर हो गया? और जिन बॉडीज के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स या इलास्टिक बॉडीज। क्लियर हो गया? साथ ही साथ जिनमें ये टेंडेंसी नहीं होती है, मान लो मैं सपोज दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ है कि मान लो ये स्फेरिकल चीज़ थी, मैंने दबाई, लेकिन जब मैंने फोर्स हटा दिया उसके बाद ये ऐसे ही रही, ये वापस ऐसे हो ही नहीं पाई। ठीक है? तो ऐसी मतलब जैसे आपने वो देखा होगा, एल्यूमिनियम फॉइल होता है, तो एल्यूमिनियम फॉइल की क्या करो, आप बॉल बना लो। तो वो बॉल बनाने मान लो आपने पहले क्या करा, मतलब बहुत हल्का हल्का सा फोर्स लगाया और उसको एक स्फेरिकल बॉल की शेप दे दी। ठीक है? अब वो मान लो एक स्फेरिकल बॉल बन चुकी है, आपने उसको कस के दबा दिया, ठीक है, अच्छे से दबा दिया। उसको दबाने के बाद क्या होता है, वो प्रॉपरली अपनी उस वाली शेप में नहीं आ पाती, वो टोटली कंप्रेस हो जाएगी। तो इस तरीके की बॉडीज को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडीज बोलेंगे। मैं एल्यूमिनियम की बात नहीं कर रहा, मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा, शेप और साइज रीगेन नहीं कर पाएगा, तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स। ये इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है? प्लास्टिक बॉडीज या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। और उस टेंडेंसी को क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। ठीक है? इलास्टिसिटी रीगेन करने की टेंडेंसी और प्लास्टिसिटी रीगेन ना करने की टेंडेंसी। क्लियर हो गया? तो चलिए, तो ये आपको समझ आ गया, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड होती है, अप टू इलास्टिक लिमिट। अप टू इलास्टिक लिमिट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है? ये इसको जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ेंगे तब अच्छे से आपको समझ आएगा कि इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है। ओके? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक बॉडीज क्या होती है, प्लास्टिक बॉडीज क्या होती हैं। ओके, अब हम अपना अच्छा, अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले नीट के एग्जाम में, और काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रबर और स्टील में से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, विच इज़ मोर इलास्टिक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रबर और स्टील में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है, तो मैंने आपसे ये बोला था कि इलास्टिसिटी जब भी कोई पहली बार सुनता है तो उसके दिमाग में रबर आता है कि रबर इलास्टिक है। तो आप अगर सोचोगे तो रबर में और स्टील में से क्या ज़्यादा इलास्टिक होगा, रबर। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। रबर को आप अगर खींच दोगे, ज़्यादा खींचते जाओगे, तो खींचने के बाद वो वापस अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगा जितना ज़्यादा स्टील कर पाएगा। ठीक है? क्योंकि स्टील पर आप फोर्स लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है? यानी कि वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर ज़्यादा ताकत है पोजीशन को रीगेन करने की।
लेकिन रबर को आप कंप्रेस कर रहे हो तो एक टाइम के बाद क्या होगा, उसकी जो टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है वापस उस पोजीशन पे आने की, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन स्टील के केस में ऐसा काफ़ी टाइम बाद होगा, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि रबर और स्टील में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगा, ना कि रबर, क्योंकि स्टील के पास ज़्यादा टेंडेंसी है अपनी पोजीशन को रीगेन करने की। क्लियर है? लेकिन रबर के पास नहीं। रबर को आप बहुत ज़्यादा दबा दोगे, मतलब आप एक रबर का पीस लो, सपोज ये एक रबर का पीस है और ये एक स्टील का पीस है, ठीक है। तो रबर को मान लो इस पर आपने 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस पर भी 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी कि 10⁻³ तो 1000 न्यूटन के फोर्स से तो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, उसके बाद ये वापस अपनी पोजीशन पर आ ही नहीं पाएगा। क्लियर है? लेकिन 1000 न्यूटन का इस पर लगाओगे तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी वो बहुत जरा सी होगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हो सकता है इसकी जो ये थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन तब भी ये थोड़ा सा ऊपर को आ सकता है। इसमें ज़्यादा टेंडेंसी होगी अपनी पोजीशन को रिगेन करनी, लेकिन जब ये पूरा दब जाएगा तो इसके बाद तो टेंडेंसी रहेगी नहीं ऊपर वापस इतना आने की। ठीक है, तो इसलिए क्या स्टील ज़्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। क्लियर है? अब अगला हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि अब हमें स्ट्रेस के साथ ही खेलना है, तो स्ट्रेस में जो जो चीज़ें यूज़ होने वाली थी वो सब हमने अभी पढ़ ली है, तो अब देखते हैं स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेस बेसिकली ये भी वही बात है कि जब आप सुनते हो तो स्ट्रेस आपको लगता है कि वो जो ह्यूमन बॉडी वाला स्ट्रेस होता है कि उसको डिप्रेशन हो गया, तो उन सब चीज़ों से इसका मतलब कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में बिल्कुल ही अलग मतलब होता है स्ट्रेस का। ठीक है, रिलेट करने को कर सकते हो उससे रिलेट। तो स्ट्रेस होता क्या है बेसिकली, मान लो मैंने क्या करा, एक आयरन की रॉड ली, ये इस तरीके की सर्कुलर सेक्शन है इसका, ये एक आयरन की रॉड ली और इस रॉड का एक एंड जो है मैंने फिक्स कर दिया, मतलब ये यहाँ से नहीं हिलने वाला, इससे चिपका दिया, बिल्कुल इस तरीके से अरेंज करा कि इसको मैंने चिपका दिया किसी फिक्स सपोर्ट से। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले एंड पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं एफ एक्सटर्नल इसको नाम दे देता हूँ, एफ एक्सटर्नल, एक फोर्स इस पर धीरे धीरे लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये आगे को इस पर फोर्स लग रहा होगा तो होता ये है कि जब इसको आगे कोई खींच रहा होगा तो ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो जितना ज़्यादा मैं एफ एक्सटर्नल लगाता जाऊंगा उतना ही क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में एफ रीस्टोरिंग लगेगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली वो फोर्स होगा जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में उसको वापस लाने में हेल्प करेगा। मतलब मैं इस रॉड को इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचता जा रहा हूँ, यहाँ से तो क्या है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स इस एंड पर लग रहा है, इस एंड से क्या मैं इसको खींचता जा रहा हूँ, तो जितना फोर्स मैं इधर को लगाता जाऊँगा उतना फोर्स क्या है अंदर की तरफ भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये रॉड नहीं चाहती कि मुझे कोई खींचे, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है अपनी पोजीशन को रीगेन करने की, अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन करने की इसकी टेंडेंसी है, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो उस इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस में जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ही ज़्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा अपनी पोजीशन को वापस खींचने के लिए। मतलब इस रॉड को लंबा नहीं होना है, अपनी पोजीशन में वापस आना है। ठीक है, तो एक उल्टी डायरेक्शन में ये अपने ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप सभी देख लो, सिग्मा इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो सिग्मा स्ट्रेस क्या होता है, एफ रीस्टोरिंग अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस जो होता है बेसिकली ये रेशियो होता है किसका, रीस्टोरिंग फोर्स और सर्कुलर या क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर्कुलर नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, देखो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो ये रॉड है तो रॉड की शेप का ये भी है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको ऐसे करके सामने से देखते हो तो सामने से क्या दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे ये आपके पास एक रॉड है, आपने इसमें से बीच में से छोटा सा पीस काटा, इस पीस को जब आप सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो ये सर्कल ही क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इस केस में अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द रॉड। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स
पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है स्ट्रेस की डेफिनेशन। लेकिन अब आप यहाँ देखो कि क्या रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, क्योंकि जब हम इस पर फोर्स लगाते जाएंगे तो रॉड कहीं पर भी मूव नहीं करेगी। तो रॉड अगर मूव नहीं करेगी इसका मतलब नेट फोर्स इस पर जीरो होगा। नेट फोर्स तभी जीरो हो सकता है जब रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो। ठीक है, अगर रॉड, हमारे केस में क्या है, रॉड कहीं पर मूव नहीं कर रही है, रॉड यहीं पर है, रॉड अगर मूव नहीं कर रही है तो यानी कि एफ नेट की जो वैल्यू होगी, नेट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी मूव ही नहीं कर रही तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा इसका मतलब उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो क्या मैं स्ट्रेस को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है। तो बेसिकली जब हम कैलकुलेशन में लेते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स को ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स को ही लेकर करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। ओके, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन में हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। ये बात हमको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है उसमें रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है। ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए इसको इसके बराबर मानते हैं क्योंकि नेट फोर्स इस पर जीरो है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अपॉन ए। इसकी यूनिट की अगर बात कर लें तो फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट पता है आपको मीटर होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो सिग्मा की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, तो पास्कल भी हो सकती है। बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, प्रेशर की यूनिट है, या फिर ठीक है, ठीक है, प्रेशर की यूनिट है तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल भी होती है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, कि स्ट्रेस जो है कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं जो क्लासीफाई इनको करा गया है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा है टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के नाम है। तीसरा है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ओके, तो पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। तो लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इट इज अलोंग द लाइन। ओके, इट इज अलोंग द लेंथ। तो जो भी स्ट्रेसेस लेंथ के अलोंग एक्ट करते हैं उन्हें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप है बेसिकली, पहला है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस का, टेंसाइल जो वर्ड आया है वो आया है टेंशन से। टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है और उसके दोनों ही एंड्स पर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, और हमेशा ध्यान रखना कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि अगर आप मान लो इधर फोर्स ज़्यादा कर दो इधर कम कर दो तो बॉडी इधर मोशन करने लगेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ही यहाँ पर एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एफ एक्सटर्नल है क्या है, एक तरीके का डिफॉर्मिंग फोर्स है। ओके, तो जब आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे बराबर लगाओगे तो ये खिंचता चला जाएगा और थोड़ा थोड़ा पतला हो जाएगा, इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा टी से डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सिग्मा होता है स्ट्रेस, तो सिग्मा टी यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस, तो वो हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर हो गया। जैसे कि ये वायर का एग्जांपल ले लो या फिर एक रॉड का एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव मतलब आपको दबाना। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, इक्वल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, ऑपोजिट साइड से और अंदर की तरफ लगेंगे, यानी कि इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा सी से कर सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल अपॉन ए। क्लियर हो गया। दूसरे टाइप का स्ट्रेस जो है वो है टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये जो होता है, ये वाला स्ट्रेस, ये अलोंग द सरफेस एक्ट करता है, यानी कि एक सरफेस के ऊपर एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मान लो आपके पास कोई एक सिलेंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, मैंने इस सिलेंड्रिकल बॉडी का जो नीचे का सरफेस है वो फिक्स कर रखा है। नीचे मतलब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा अभी तो नीचे का सरफेस आगे नहीं बढ़ने वाला, वो वहीं पर रहेगा। तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाता हूँ तो होगा क्या कि एक्सटर्नल फोर्स जब इस पर लगाएंगे तो अगर ये नीचे से फिक्स है,
ठीक है, मान लो अगर ये नीचे से फिक्स है और इस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगा रहा हूँ तो ये इस तरीके से बॉडी टिल्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। नीचे से वैसे ही रही फिक्स, लेकिन ऊपर से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो वो एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल साइड में क्या हुई, शिफ्ट हो गई, और एल इसकी क्या है, लेंथ है। तो ठीक है, एक्स कितना कितना शिफ्ट हुई है, एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, आपने जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये वाला जो स्ट्रेस है ये बेसिकली एक सरफेस पे एक्ट कर रहा है, कहाँ पर, बेसिकली यहाँ नीचे करेगा। ये जो स्ट्रेस होगा कहाँ लग रहा है, नीचे, क्योंकि नीचे का सरफेस फिक्स है। आप ऊपर से इसको धक्का मारे तो बेसिकली जो स्ट्रेस आएगा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, जो स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस सिग्मा एस, वो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया ये वाला होगा जिस एरिया पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे कि ये एरिया सर्कुलर एरिया है, तो इस पर अगर एक्ट कर रहा है तो ये वाला एरिया लेंगे इसमें। क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, वॉल्यूमेट्रिक यानी कि किसी वॉल्यूम पर एक्ट अगर कोई स्ट्रेस कर रहा है। बेसिकली ये जो होता है, ये स्ट्रेसेस जो होते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये फ्लूइड्स में लगते हैं। फ्लूइड्स यानी कि गैसेस और लिक्विड। क्लियर हो गया। तो मान लो आपके पास एक कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर आपने मान लो पानी के अंदर डुबाया, तो पानी क्या करेगा, चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, प्रेशर अप्लाई होगा यानी कि फोर्स अप्लाई होगा। तो क्या मैं उसको ये एक्सटर्नल फोर्स F मान सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको एक्सटर्नल फोर्स ये F चारों तरफ से क्या है, इक्वलेंट ऑपोजिट फोर्स लगता है, क्योंकि प्रेशर हर पॉइंट पे बराबर होता है। ठीक है, किसी भी डेप्थ पर पानी में क्या होगा, प्रेशर बराबर होगा, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है, सब जगह से बाहर से बराबर लगेगा। तो मैं मान सकता हूँ कि ये चेंज आया वॉल्यूम में। ठीक है, इतना चेंज आया, पहले वॉल्यूम इतना था, उसके बाद ये कंप्रेस होकर मान लो वॉल्यूम इतना रह गया। ठीक है, तो ये जो चेंज आया है वो उसी चेंज की वजह से जो स्ट्रेस, जिस चेंज के लिए वो स्ट्रेस आया है, उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, वो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि जो परपेंडिकुलर फोर्स चारों तरफ से लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड अपॉन जो सरफेस एरिया होगा इसका। ठीक है, तो जो भी एरिया पर लग रहा होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में। अभी तक हमने स्ट्रेस पढ़ा, अब हम देखेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, ये एक नया टर्म है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्ट्रेस तो अभी हमने देखा था, बेसिकली क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स हो गया या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो वो स्ट्रेस के केस में था। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इट इज़ द रेशियो ऑफ original dimension, it is the ratio of original dimension and sorry original नहीं, change in dimension आएगा पहले, ratio of change in dimension and original dimension। ठीक है, तो स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है कि देखो, जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ क्या होता है, डायमेंशंस में चेंज आता है, या वो लेंथ में हो या वो क्या बोलते हैं आपके एंगल में चेंज आए। मतलब जो हमने वो देखा था शेयरिंग स्ट्रेस में देखा था कि एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया था, या तो उस टाइप का चेंज हो, या तीसरा जो चेंज है वो कि वॉल्यूम में चेंज आ जाए। जैसे हमने इस बॉल को कंप्रेस करा था, ठीक है, लिक्विड के अंदर ये कंप्रेस हो रहा था, तो इसके वॉल्यूम में चेंज आया। तो चेंज इन डायमेंशन बेसिकली चेंज इन किसी भी डायमेंशन में अगर चेंज होता है, और ओरिजिनल डायमेंशन यानी कि जो पहले उसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी। ठीक है, जैसे पहला देखते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेन है ये किस केस में आता है, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई होगा, यानी कि टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग द लेंथ अगर अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में जो स्ट्रेन होगा उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेसिकली होगा क्या, मान लो मैंने क्या करा, एक रॉड ली, रॉड का एक सिरा मैंने क्या करा, एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के बाद क्या होगा, मान लो इसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी, इनिशियल जो लेंथ थी वो LI के बराबर थी। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ में जो चेंज आया वो आया डेल्टा L, मैंने डेल्टा L कंसीडर करा। तो इस केस में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है E, ठीक है, EL बोल सकते हैं इसको। तो EL की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो गई, देखो चेंज इन डायमेंशन कितना है, डेल्टा L, तो डेल्टा L हो गई, एंड ओरिजिनल डायमेंशन कितनी थी, L इनिशियल।
एल आई, ठीक है। तो डेल एल अपॉन एल आई, ये इस केस में क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसी तरीके से टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस जब लगता है तो उस केस में क्या आता है, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेन ई एस इज इक्वल टू एक्स बाय एल। एक्स मतलब जितना आपका क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से जितना ये आगे की तरफ शिफ्ट हुआ वो आपका हो गया एक्स, और एल क्या हो गई, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई, ठीक है। ये एल वही लेंगे जिस साइड पर फोर्स लग रहा है, उस साइड की जो लेंथ होगी आपकी, क्लियर है। तो ये एक्स बाय एल हो गया। और एक और तरीका है, अगर मैं मान लूँ कि ये थीटा या फाई एंगल पे शिफ्ट हुआ, फाई एंगल शिफ्ट हुआ, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स बाय एल, देखो एक्स बाय एल, क्या ये टेन फाई के बराबर होगा, क्लियर हो गया। अगर मैंने एंगल क्या ले लिया, फाई एंगल ले लिया, और मैंने बोला कि इस वर्टिकल लाइन से कितना फाई एंगल शिफ्ट हो गया है, किसकी वजह से, टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो टेन फाई की जो वैल्यू होगी वो भी मुझे क्या देगी, शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू देगी, ठीक है। क्योंकि टेन फाई इज इक्वल टू फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर ले लेते हैं एक्स, और बेस हो गया एल, तो एक्स बाय एल क्या होगा, टेन फाई। तो टेन फाई से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और एक्स बाय एल से भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अब तीसरा है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में भी वही है सेम, कि चेंज इन डायमेंशन, तो वॉल्यूम में आया है डायमेंशन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेंज आया था किस में आया, इस चीज़ में आया चेंज, यहाँ से एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुआ ना, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुआ और ओरिजिनल जो डायमेंशन थी उसकी कितनी थी, एल थी, ओके। तो इस वजह से जो चेंज आया वो ये चीज़ चेंज आई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय एल हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, जो पहले आपका वॉल्यूम था, मान लो उसको V इनिशियल था, बाद में जो वॉल्यूम हो गया V फाइनल हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम मैंने सपोज डेल्टा V माना, तो E की जो वैल्यू हो जाएगी, E वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई V। अब आप सोच रहे हो कि डेल्टा V माइनस क्यों लिया है मैंने, वो इसलिए लिया है, जब आप डेल्टा V कैलकुलेट करोगे तो वो V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा, और आप देख सकते हो V फाइनल कम है और V इनिशियल ज़्यादा है, तो कम में से अगर किसी ज़्यादा क्वांटिटी को जब माइनस करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि स्ट्रेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होते हैं, हमने इसके साथ में डिस्कस कर लिया, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड जो है, क्या बोलते हैं, मॉडुलस जो है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखते हैं मॉडुलस के बारे में, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अभी हमने स्ट्रेन देखा था, ठीक है, तो स्ट्रेन बेसिकली क्या था, रेशियो किसका था, चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का, ठीक है। तो ये इन दोनों का चेंज था, आप सभी ने अभी देखा था। तो इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो देखो, चेंज इन डायमेंशन जो होगी और जो ओरिजिनल डायमेंशन होगी, उन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। जैसे सपोज अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था चेंज इन डायमेंशन क्या था, डेल्टा एल था, और ओरिजिनल डायमेंशन उसकी कितनी थी, एल इनिशियल, जो हमने मानी थी। तो डेल्टा एल यानी कि ये भी एक लेंथ है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी, और जो इनिशियल लेंथ है उसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, क्लियर हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अब इसके बाद देखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या करा, जो भी हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जो भी कुछ पढ़ा, तो एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है, तो एक लॉ होता है जिसका नाम है, इन दोनों में एक रिलेशन है, वो लॉ उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो पहले उस लॉ को पढ़ लेते हैं। उस लॉ का नाम है हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और कंडीशन होती है इसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होती है।
तो हुक्स लॉ बेसिकली ये बोलता है कि जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे उतना आपका स्ट्रेन बढ़ता रहेगा। यानी कि जितना आप किसी चीज़ को खींचते जा रहे हो तो उसकी डायमेंशन में उतना ज़्यादा चेंज आता रहेगा। इस चीज़ का कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा, ये रिलेशन जो है आना बंद हो जाएगा। मतलब सपोज ये आपके पास एक लोहे की रॉड है, आयरन की रॉड है, इसको आप धीरे धीरे खींचते जा रहे हो, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इसमें क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। टेंसाइल स्ट्रेस आएगा यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा। क्लियर है। तो जैसे इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आप स्ट्रेस लगा रहे हो तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। स्ट्रेन यानी कि डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है, बढ़ता जाएगा। तो जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। क्लियर है। बेसिकली क्या होता है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये मेरा हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन। तो इनिशियली क्या होगा, ये जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ये जो एक पॉइंट आएगा उसे हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। एक टाइम तक ही ऐसा होता है। उसके बाद क्या होगा कि जितना आप स्ट्रेस लगाओगे लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक, किसी भी मटेरियल की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, वहाँ तक ये एप्लीकेबल होता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। इसके बारे में आप अच्छे से तब समझोगे जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली आपको हुक्स लॉ समझना है। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता रहेगा। यानी कि जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते रहोगे, एक्सटर्नल फोर्स, उसकी डायमेंशन में चेंज आता रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ गया, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट यहाँ पर आएगा, मान लो के ले लिया मैंने, तो के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन आ गया। क्लियर है। यानी कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता लगी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है। और ये तीनों, ये जो अभी हमने तीनों केसेस पढ़े, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाला, शेयरिंग स्ट्रेस वाला और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वाला, उन तीनों ही केसेस में ये दोनों रेशियो के अलग अलग कांस्टेंट्स आते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो बेसिकली रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है अंडर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ओके। उसके बाद तो इसके बाद हम क्या ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो तीन टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़े, उन तीनों ही केसेस में इन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस करा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन जो है वो आपको क्या देगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। ठीक है। तो हमने वो देखा था, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। तो जो भी हमने तीन टाइप के स्ट्रेसेस पढ़े, उनमें तीन टाइप के स्ट्रेन पढ़े, तो उनका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो भी किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है। और उस पर्टिकुलर एक कांस्टेंट का नाम होता है। तो वही अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है यंग्स मॉडुलस। ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, जो हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा था और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका जो रेशियो होगा उसे कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है। ये कांस्टेंट होता है और ये जितनी भी यहाँ पर मॉडुलस लिखे हुए हैं ये हर किसी मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू सिग्मा एल बाई ई एल लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है। उसके बाद सिग्मा एल आपको पता है क्या होता है, एफ बाई ए होता है, फोर्स। ठीक है। क्या, रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। साथ ही साथ ई एल यानी कि स्ट्रेन जो होता है क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। तो इसे मैंने एल डिवाइडेड बाय डेल्टा लिख लिया। क्लियर है। ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ भी बोल सकते हैं, एल आई। तो अगर मैं इसको दोबारा से रीअरेंज करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है। ये डिवीजन में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई में आ जाएगा और नीचे ए डेल्टा एल आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस। ओके। दूसरा जो है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेसिकली क्या होता है, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसे ईटा से डिनोट किया जाता है।
ठीक है। ये जो एन जैसा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं ईटा। क्लियर हो गया। तो ये ईटा से डिनोट किया जाता है, इसी से एफिशिएंसी को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है शेयर स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए होता है। क्लियर है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये जो होता है, हमने जो स्ट्रेन पढ़ा था वो क्या होता है, एक्स बाई एल। ओके, तो चेंज इन डायमेंशन और ये उसकी ओरिजिनल डायमेंशन है। तो ये एक्स बाई एल हो गया, और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एल अपॉन ए एक्स। ये एल ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में उसके साथ, तो ईटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम यहीं से इस चीज़ को देखें, यहाँ से मैंने एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव करा है, ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए थीटा। आपको पता है एक्स बाई एल क्या होता है, एक्स बाई एल जो है किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डिफॉर्मेशन होता है उसमें जो एंगल होता है, या टेन फाई बोल सकते हो आप इसको, तो उसमें जो एंगल होता है वो एंगल काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, और हमें छोटे एंगल के लिए ये पता है कि फॉर स्मॉल एंगल टेन फाई या टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फाई या थीटा, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली क्या करा, एक्स बाई एल की जगह क्या आता है यहाँ पर, टेन थीटा आता, तो एंगल क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है डिफॉर्मेशन के टाइम पे, तो टेन थीटा को हम बेसिकली थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका दूसरा एक फॉर्मूला आ गया, ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए थीटा। क्लियर है। तो ये बात हुई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। उसके बाद अगला जो है वो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कब मिलता है, जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिवाइड करते हैं, यानी कि उन दोनों का जो रेशियो है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। अब आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और ई एस यानी कि स्ट्रेन जो है वो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो आपको नेगेटिव का मतलब मैंने बता दिया था, क्यों नेगेटिव साइन आता है ये आपको पता है। अब आपको ये पता है कि अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, तो वो स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर के बराबर भी होता है। क्योंकि बेसिकली अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पानी के अंदर सपोज डुबा दिया, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया होगा बाहर से, वो बेसिकली प्रेशर के बराबर भी होगा। तो इस केस में हम एफ बाई ए को पी भी लिख देते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पी भी दिया हो सकता है बल्क मॉडुलस के केस में, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया बी इज इक्वल टू पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। अब ये वी ऊपर चला जाएगा तो माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी हो जाएगा। क्लियर है। तो एक फार्मूला ये हो गया, ये हो गया, और एक ये वाला हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या इसको मैं एक बार और रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, कैपिटल बी इज इक्वल टू एफ वी अपॉन, ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, ये ए डेल्टा वी। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, मॉडुलस हो गए। ये किसी भी मटेरियल के लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ओके, और इनसे ही रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये फार्मूला आपको अच्छे, वैसे इसमें रटने का तो कुछ नहीं है, याद करने का कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस का फार्मूला पता है, स्ट्रेन का पता है, उन दोनों को डिवाइड कर दो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस के केस में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के केस में बल्क मॉडुलस हो जाएगा। बस आपको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो इस लेक्चर को अभी हम यहीं पर एंड करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी आपने इसके हो सकता है नोट्स बनाए हैं, और नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिए, और इनके नोट्स अच्छे से पढ़िए, उनको रिवाइज कीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड जो भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़े, इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और जो नीट के PYQ हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो अच्छे से समझेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और हर एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।